अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के दरमियान और फ्रैंक लैम्पार्ड चेल्सी के मैनेजर के हिस्से में आई एक और शिकस्त। क्या इन तूफानों से निकलने में कामयाब हो पाएगी चेल्सी? स्पेनिश ला लीगा के मैचेस की बात करें तो यहां पर ओसासुना वर्सेस एथलेटिको क्लब के दरमियान मैच हुआ है और ओसासुना की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी। ओसासुना ने एथलेटिक क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। स्पेनिश ला लीगा के एक और मैच की बात करें तो वेलेंसिया वर्सेस मायोर्का के दरमियान मैच। वेलेंसिया की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का सिलसिला मायोर्का ने तोड़ डाला। मैच 0 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम कर लिया। जर्मन बुंडेसलीगा में टाइटल की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल। 10 बार की चैंपियन बायर्न म्यूनिख या फिर डॉर्टमंड, दोनों में से कौन होगा इस सीजन का फातेह? कामयाबियों का सफर तय करने वाले अर्लिंग हालैंड के हिस्से आया एक और एजाज। और ला लीगा क्यों हुई गोल लाइन टेक्नोलॉजी से महरूम, ये सब कुछ देखिए आज के गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की। और आफरीदी, हमने देखा इस साल इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत सी टीम्स जिनका आगाज़ अच्छा हुआ उनका अंजाम बुरा हुआ, और अगर आगाज़ अच्छा नहीं हुआ तो अंजाम बहुत अच्छा हुआ। आर्सेनल उनमें से एक है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन आखिर पे भी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं देखने को मिली। सिटी ने टाइटल जीत लिया। शुरुआत में लग नहीं रहा था कि सिटी जो है वो टाइटल रेस में इन है, लेकिन वो ना सिर्फ इन हुई बल्कि उसने टाइटल भी जीता। और उसके साथ साथ कुछ और टीम्स की तरफ से भी हमें देखने, जैसे ब्राइटन ने यूरोपा लीग के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया। इसके अलावा लिवरपूल भी हमें डगमगाती हुई नजर आई। कभी जीत रही थी तो कभी हार रही थी। कभी लगता था यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लेगी, कभी लगा नहीं करेगी, और आखिर में वही हुआ कि वो नहीं कर पाई क्वालिफाई। न्यूकैसल ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया व्यूअर्स इस सीज़न इंग्लिश प्रीमियर लीग में। लेकिन एक टीम ऐसी है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, और ये टीम हमेशा जब शुरुआत हुई तो इसका शुरुआत भी बुरा था। उसके बाद वर्ल्ड कप की ब्रेक, उसके बाद दोबारा से आई तो हमें लगा शायद अब इनके जो फैंस हैं वो खुश होंगे, लेकिन तब भी उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी रही। आफरीदी, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ट्रांसफर विंडो ओपन हुई, लगा बड़े खिलाड़ी खरीदे हैं, जैसे भी खरीदे, तो लगा तब कि अब जो है अब तो ये टीम ज़रूर परफॉर्म करेगी और कुछ हमें चेंजेस नज़र आएंगे। फिर कोच सैक कर दिए, मिड टर्म कोच आ गए, और जो केयर टेकर कोच आए फ्रैंक लैम्पार्ड, वो आए, और लगा कि अब कुछ हमें जीतने को मिलेगा, इस टीम की तरफ से कुछ लड़ाई मिलेगी, लेकिन वो भी ख्वाब चकनाचूर हो गए। और हम बात कर रहे हैं चेल्सी की। जी हाँ, यहाँ पर चेल्सी का मैच हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीज़न इतना अच्छा नहीं खेली। आफरीदी बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जिस कैलिबर की वो टीम है उस तरह कंटिन्यू उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही। लेकिन चेल्सी जो है यहाँ पर ये मैच अपना हार गई है। फ्रैंक लैम्पार्ड के हिस्से में एक और शिकस्त आई है, और ये शिकस्त से वो अब उस लीग में शामिल हो गए हैं सबसे ज़्यादा जो मैचेस हारने वाले कोचेज़ हैं। 13% तक उनका जो रेशो है वो चला गया। अफरीदी, इसमें उनका कितना कसूर है? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आपको याद होगा हमने शो में बताया था कि उन्होंने गिला भी किया था कि खिलाड़ी जो हैं वो बात ही नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करते हैं। तो आज का जो मैच था वो मैच भी 4-1 से चेल्सी हार गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसको जीता है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है यूनाइटेड की तरफ से। अच्छा अफरीदी, हमें चेल्सी की तरफ से भी कुछ शॉट्स देखने को मिले, लेकिन वही बात आप जो करते हैं कि पता नहीं क्या इनको हो जाता है कि शायद गोल इनके लिए छोटा पड़ जाता है कि बॉल गोल में नहीं फेंक रहे, और इस सीज़न में यही इनका प्रॉब्लम रहा है। किस तरह से देखते हैं आप ये परफॉर्मेंस? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस चेल्सी की। मतलब जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। इसमें मैनेजर या डायरेक्टर या ओनर कुछ भी नहीं कर सकता। जब प्लेयर का एटीट्यूड आप देखें ग्राउंड पे, इवन जो रैशफोर्ड वाला गोल था उसमें देखिए कि क्या वो मतलब, तो ऐसे लगता था जानबूझ के दे दिया है। तो इस तरह की अगर आपका एटीट्यूड होगा ग्राउंड पे और आपके अंदर खेलने की ही जुस्तजू नहीं होगी तो फिर तो इसका ये वजह भी आपको नहीं लगता है? जो शुरू में 1-2 चांसेस वो मिस कर दिए तो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन ये मसला इस सीजन रहा है चेल्सी का। जो भी मैनेजर आया, जिसने भी बात की, उसने ये बात की है कि खिलाड़ी नहीं खेलना चाह रहे। खिलाड़ी क्या चाहते हैं फिर? मुझे पर्सनली लगता है ना कि लैम्पार्ड के पास ये, क्योंकि अभी तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये जीते या हारे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेलीगेट होंगे नहीं, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर नहीं सकते। दाग तो धो सकते हैं ना जो इस सीजन लग गया है इनको। एक चीज जो कर सकते हैं ना, सबक सिखाना भी जरूरी होता है।
ये सारे प्लेयर्स को बेंच पे बिठा दें और जितनी इनकी यूथ टीम है, नहीं मैं कहता हूँ यूथ टीम को खिलाएं, अच्छा एटलीस्ट इनसे तो बेहतर खेलेगी तो सही। उनके अंदर वो जज्बा तो होगा ना कि हम मतलब प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो वो एक जुस्तजू के लिए वो खेलेंगे। चले पहले स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं इस मैच के और फिर मजीद अफरीदी से जानेंगे इस मैच में क्या परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की तरफ से। ये आपके सामने 14 शॉट्स से आप देख रहे हैं चेल्सी की तरफ से, 18 यूनाइटेड की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे चेल्सी की तरफ से। यही मसला भी रहा है, उसमें से एक ही कन्वर्ट किया उन्होंने। यूनाइटेड के आप देख रहे हैं 9 थे, उनमें से 4 उन्होंने कन्वर्ट किए। पोजेशन ज़्यादा था चेल्सी के पास, 59% था, और यहाँ पर पासेस भी आप देख रहे हैं ज़्यादा थे चेल्सी के। उसके साथ साथ येलो कार्ड्स, फाउल्स, पास एक्यूरेसी 90% थी। कॉर्नर्स 4 मिले चेल्सी को, 3 जो थे वो यूनाइटेड को मिले हैं। अभी भी शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे, लेकिन वही बात, क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं है, फिनिश नहीं कर पा रहे। और फिर जिस मूड से खेल रहे हैं, जिस एक बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनके लिए तो ये मैच एक बिल्कुल मामूली सा मैच था। अपनी वो इज्जत बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, लग नहीं रहा था कि अपनी उसको साख को बचाने के लिए कुछ एफर्ट नजर आई उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत ही वही बात है कि डिसअपॉइंटिंग है। और अब तो बिल्कुल एक डेड हो चुकी है चेल्सी टीम इस सीजन। तो बिल्कुल फ्रैंक लैम्पार्ड को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कोई कसूर है उनका? फ्रैंक लैम्पार्ड को इनिशियली इवन अभी ये खुद भी एडमिट करते हैं कि कभी मैं एंड टर्म की जॉब नहीं लूंगा इसके बाद। मुझे तो खैर वाकई लगता है, मुझे तो लगता है फ्रैंक लैम्पार्ड वो पेपर्स में बुरे बन गए हैं इस चेल्सी के साथ। हालांकि वो बहुत अच्छे कोच हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज कुछ देखने को मिली हैं वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इस टीम ने जो है परफॉर्म नहीं किया और उसकी वजह से कोच पे भी ऑफ कोर्स वो टैग लग गया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हारे हैं ये मैचेस। और 2 ही विन्स उनके हिस्से में आई हैं तकरीबन जितने पिछले मैचेस उन्होंने खेले हैं एज अ कोच। एनीवेज, यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच के वो हैं ब्रूनो फर्नांडिस। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और पेनल्टी पे इन्होंने गोल भी किया 73वें मिनट में। बाकी गोल्स में कैज़ामीरो 6वें मिनट में उन्होंने गोल किया यूनाइटेड के लिए। मार्शियल जो थे उन्होंने 50वें मिनट में गोल किया, फिर रैशफोर्ड ने 78 मिनट में गोल किया। लेकिन ब्रूनो जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और इस मैच में क्या परफॉर्मेंस थी उसके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 8.4 रेटिंग, गोल्स 1, एक्यूरेट पासेस 76%, चांसेस जो क्रिएट किए वो 1 था, बिग चांसेस क्रिएटेड 1, पेनल्टीज 1, वो भी 1 था। टचेस जो थे वो 64 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी, रिकवरीज जो है वो 5 थी। यूनाइटेड के लिए ये अच्छा खेले। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बाकी प्लेयर्स ने भी गोल्स किए हैं और बड़े ज़बरदस्त गोल्स किए हैं। रैशफोर्ड के वैसे ही फॉर्म में हैं, वो उनको आसान गोल मिला, लेकिन उसके अलावा वो इस कैलिबर के हैं कि वो हर मैच में गोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और जर्मन बुंडेसलीगा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये लीग और अब ये जंग जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। वन ऑफ द बेस्ट लीग भी है। और आफरीदी, इस साल जितने भी सीजन्स हुए हैं बाकी लीग्स में सब के फैसले हो चुके हैं कि कौन सी टाइटल विनर है। जैसे सिटी में प्रीमियर लीग की विनर है, बाकी लीग्स में बार्सिलोना जीत गई, ला लीगा। लेकिन जर्मन बुंडेसलीगा में अभी भी अड़फस चल रही है, वो 2 टीम्स के दरमियान अड़फस चल रही है और दोनों के अपने मैचेस हैं डिफरेंट टीम्स के साथ। थोड़ा सा अफरीदी, हम पहले टीम्स का बता दें। डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिख की हम बात कर रहे हैं व्यूवर्स, और डॉर्टमंड मैच खेल रही है अपना माइंड्स के साथ। डॉर्टमंड का माइंड्स के साथ मैच कितना इंपॉर्टेंट है और इनके लिए ये विन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आफरीदी 70 पॉइंट्स के साथ डॉर्टमंड जो है वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रही है। और अगर ये मैच हार जाती है, दूसरे नंबर पर बायर्न म्यूनिख जो है वो 68 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन संभाले हुए है। कलोन के साथ उनका मैच है। पहले हम बात करते हैं डॉर्टमंड वर्सेस माइंड्स की। कैसे देखते हैं? एक तो थोड़ा सा बताएं ओवरऑल व्यू के इस लेवल पर 10 साल की चैंपियन है बायर्न म्यूनिख। डॉर्टमंड ने ज़बा हिला के रख दिया उनको। जी बिल्कुल, थोड़ी सी एक मैं व्यूअर्स आपको एक ओवरऑल आउटलुक दे देता हूँ जर्मन बुंडेसलीगा में इस सीज़न हुआ क्या है। सीज़न जब शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट जब वर्ल्ड कप ब्रेक आ रही थी तो बायर्न म्यूनिख जो थी वो चैंपियन थी। क्रिसमस पे भी बायर्न म्यूनिख जो थी वो लीड कर रही थी। फिर जब वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद कंसेक्यूटिवली 9 मैचेस डॉर्टमंड ने जीते और 10वां ड्रॉ किया, तो उस वजह से आगे आ गई डॉर्टमंड और उन्होंने लीड करना शुरू किया। फिर उसकी वजह से नेगल्समैन को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बायर्न म्यूनिख के जो कोच थे। फिर बीच में आया एक मोड़ जिसमें डॉर्टमंड ने स्लिप अप किया और उन्होंने स्टुटगार्ट जो कि रेलीगेशन से लड़ रही थी उनके अगेंस्ट 2-0 की लीड थ्रो करके वो मैच स्लिप अप किया। उसके बाद फिर उनका मैच आया बोकम के साथ, वहाँ पे भी वो स्लिप अप उन्होंने किया और फिर से नीचे गए। और वो टेबल पे अभी जब ऑक्सबर्ग के साथ इससे पहला मैच जो था
वो जीता और अभी टेबल पे ऊपर आए हैं। अब इसके बरअक्स अगर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं कोलोन और बायर्न म्यूनिख का मैच, तो उनकी भी मैं थोड़ी सी फिर ब्रीफ स्टोरी बताऊं, फिर एक सिमेट्री बनेगी। बिल्कुल जी हाँ, डॉर्टमंड और माइंस के दरमियान जो मैच हो रहा है, इसके हेड टू हेड्स पे पहले नज़र डालते हैं कि क्या इनके आपस में अभी तक के जो मैचेस हुए हैं, कितने मैचेस हो चुके हैं, और दिखाइएगा जी डॉर्टमंड और माइंस के दरमियान जो मैचेस हैं इनका हेड टू हेड दिखाएं। और ये आपके सामने हैं, 27 मैचेस जो है वो खेले गए हैं, 4 जो है वो विन्स माइंस के हिस्से में आई हैं, 19 विन्स जो है वो डॉर्टमंड के हिस्से में आई हैं। कुछ प्रीवियस आप मैचेस भी देख रहे हैं, 4 मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं, और माइंस जो है वो 9वीं पोजीशन पर है 45 पॉइंट्स के साथ। तो पहली पोजीशन वाली टीम का मैच है 9वीं पोजीशन वाली टीम के साथ। अफरीदी दूसरी तरफ अगर हम बात करें बायर्न म्यूनिख की, चलो बाद में बात करते हैं, पहले आप इस मैच का बताएंगे आसान है डॉर्टमंड के लिए जीतना, या आपको लगता है कि मुश्किल होगा ये मैच जीतना? ऑब्वियसली आसान तो नहीं होगा। मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि ये वो टीम है माइंस जिसने बायर्न म्यूनिख को हराया है अभी रिसेंटली, तो ये एक मुश्किल मैच होगा। और वैसे भी क्योंकि आखिरी मैच है और टाइटल डिसाइडर है, इसी पे ही, क्योंकि डॉर्टमंड ने इस मैच को जीतना ही जीतना है। अगर उन्होंने 10 साल जो कंसेक्यूटिवली बायर्न टाइटल जीती आ रही है, लास्ट टाइम जो डॉर्टमंड जीती थी वो 2012 में जीती थी, तो उन्होंने अगर टाइटल जीतना है तो ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा, ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा मैच जो है वो बायर्न म्यूनिख वर्सेस कोलोन के दरमियान है, और बायर्न म्यूनिख और कोलोन का जो मैच है उसके हेड टू हेड्स पे भी एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी आपस में क्या जो है वो पोजीशन रही है अभी तक। ये आपके सामने 21 मैचेस खेले गए हैं, 15 जो है वो बायर्न म्यूनिख जीती है और 2 जो है वो कोलोन जीती है। 4 मैचेस इनके दरमियान भी ड्रॉ हुए हैं, पिछले कुछ प्रीवियस मैचेस का रिजल्ट भी देख रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पहले नंबर वाली टीम डॉर्टमंड का मैच है 9वें नंबर की माइंस के साथ, दूसरे नंबर वाली टीम बायर्न म्यूनिख का मैच है 10वें नंबर वाली कोलोन के साथ, और 42 पॉइंट के साथ कोलोन है, 45 के साथ माइंस है। इस तरफ 68 के साथ बायर्न म्यूनिख है, और डॉर्टमंड जो है वो 70 पॉइंट्स के साथ है। तो 2-2 3-3 पॉइंट, सेम सिमेट्री, वही बिल्कुल पोजीशंस, वही नंबर्स की अदाद शुमार। अब यदि दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख है, और आपको क्या लगता है कि बायर्न म्यूनिख जिस तरह का उनका रन चलता आ रहा है, चैंपियंस लीग में भी पहुंचाया तो था नेगल्समैन ने, लेकिन आउट हो गए, अब ये मैच किस तरह से जीतेगी? अब थोड़ा सा मैं फिर से ओवरव्यू देता हूँ बायर्न म्यूनिख का किस तरह सीजन गया है। बायर्न म्यूनिख ने शुरू में भी अच्छा खेला, वर्ल्ड कप के बाद वो रन जो डॉर्टमंड का था उसने बायर्न म्यूनिख को पीछे धकेला। बायर्न म्यूनिख अपना पहला जो शिकार बनी वो हॉफनहाइम का बनी, हॉफनहाइम ने उनसे मैच जीता, फिर आके वो टेबल पे दूसरे नंबर पे आई, फिर माइंस से फिर उन्होंने डॉर्टमंड को बीच में हराया। जब डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिख का मैच था, थॉमस टुखल नए मैनेजर बने थे बायर्न म्यूनिख के, और उन्होंने अपने पहले मैच में ही डॉर्टमंड को एक तरह से ह्यूमिलिएट कर दिया और पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे धकेला, बायर्न ऊपर चली गई। फिर बायर्न माइंस के साथ खेलती है, माइंस से हारती है, फिर डॉर्टमंड अपना मैच जीतती है यूनियन बर्लिन से और ऊपर आ जाती है। फिर डॉर्टमंड जो है भूकंप से स्लिप अप करती है और फिर नीचे चली जाती है, बायर्न म्यूनिख ऊपर आ जाती है। अभी ये जो गेम वीक 33 था, मतलब इनके टोटल 18 टीम्स होती हैं जर्मन बुंडेसलीगा में, प्रीमियर लीग में 20, बाकी में 20 होती हैं, जर्मन लीग में 18 टीम्स होती हैं, तो टोटल मैचेस होते हैं 34। गेम वीक 33 में आरबी लाइप्जिग के साथ बायर्न म्यूनिख का मैच था और बहुत क्रूशियल था। डॉर्टमंड का ऑक्सबर्ग के साथ था जो उन्होंने आराम से जीत लिया। अब आरबी लाइप्जिग ऑब्वियसली चैंपियंस लीग के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, टॉप टीम थी, तो एक मुश्किल मैच था बायर्न के, और बायर्न ने आते साथ ही मैच में लीड ले ली 1-0। तो लगा ऐसे कि बस जो डॉर्टमंड की उम्मीदों पे पानी फिर गया है और ये 11वां सीजन भी कंसेक्यूटिवली वो बायर्न ले जाएगी। लेकिन आरबी लाइप्जिग जिनका एक प्लेयर जो है वो अगले सीजन बायर्न म्यूनिख के लिए खेलेगा, उन्होंने इस मैच का पांसा पलटा और गोल स्कोर करके एक पे बराबर कर दिया मैच, और फिर उसके बाद कंसेक्यूटिवली 2 गोल्स और करके आरबी लाइप्जिग ने वो मैच जीत के बायर्न म्यूनिख को नीचे धकेल कर दूसरे नंबर पे किया और डॉर्टमंड जो है वो ऊपर चली गई। अब कोलोन और माइंस ये दोनों टीमें डिसाइड कर सकती हैं फेथ इस टाइटल रेस का,
ऑब्वियसली बायर्न। अच्छा, ये आखिरी मैच है दोनों टीम्स का और ये मैच ही डिसाइड करेगा या तो बायर्न म्यूनिख 11वीं दफा चैंपियन बनेगी या डॉर्टमंड 2012 के बाद यानी अब जो है वो चैंपियन बनेगी। अफरीदी, आपको क्या लगता है दोनों टीम्स में से ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? वैसे तो डॉर्टमंड की जो सिटी है ना वो प्रॉपर तैयार हो चुकी है टाइटल रेस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। अब मैं थोड़ा सा डॉर्टमंड का बताता चलूं कि जो शहर है उसमें टोटल 5 लाख लोग हैं और अभी से प्रेडिक्शन जो उधर के जर्मन न्यूज आउटलेट्स हैं वो सारे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 4 लाख उसमें से सड़कों पे होंगे उस दिन। जो सैटरडे को यानी कल जो मैच होना है उस टाइम पे वो सारे सड़कों पे होंगे। ये खुशी लेना डूबे ना पहले ही और माइंस के साथ मैच। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मैच के हवाले से ये है कि माइंस के जितने भी लोग हैं उन्होंने मोस्टली जिन्होंने माइंस के, क्योंकि आप अवे जो मैच होता है उसमें मोस्टली ज्यादा टिकट्स जो होते हैं वो अवे फैंस के पास होते हैं। अच्छा, डॉर्टमंड के कुछ ही फैंस होंगे तो उन्होंने एक टिकट को ना डॉर्टमंड फैंस को 3-3 हजार पाउंड में बेचा है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि डच से एक कपल है, नीदरलैंड से एक कपल जो कि डॉर्टमंड फैंस हैं, उन्होंने एक खस्ता हाल एयरबीएनबी का एक अपार्टमेंट रेंट किया है और वो अपार्टमेंट उनको 1000 पाउंड में मिला है। मतलब इतना क्रेज है उस सिटी में कि बिल्कुल वर्ल्ड कप वाली सिचुएशन बनी हुई है। जैसे लोग आ रहे हैं और जिस तरह से वो स्पेंड कर रहे हैं और जिस तरह टिकट्स ब्लैक में जो है वो सेल कर रहे हैं फैंस अपने खरीद कर। और डॉर्टमंड यानी इस वक्त पूरी तैयारी के साथ है कि हम ये टाइटल जीतेंगे। हाँ, एक एनवायरनमेंट बिल्कुल सेलिब्रेशन अगर बायर्न म्यूनिख जीत जाता है, डॉर्टमंड हार जाता है, देन फिर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उदासी छा जाएगी डॉर्टमंड पे। और वैसे तो क्योंकि जो न्यूट्रल्स हैं वो भी चाहते हैं कि डॉर्टमंड। अच्छा, अगर बराबर हो जाता है मैच तो फिर कौन जीत सकता है? अगर मैच बराबर होता है तो फिर भी बायर्न म्यूनिख चैंपियन बन जाएगा, क्योंकि बायर्न अगर अपना मैच जीत जाती है, डॉर्टमंड अपना ड्रॉ कर लेती है और बायर्न को तो कंफर्म जीतना है, वो तो स्लिप अप कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ वो जीतती है, डॉर्टमंड ड्रॉ करती है तो पॉइंट्स टेबल हो जाएंगे 70 और 70। ये बात मैं पूछना चाह रहा, फिर कौन जीतेगा? तो फिर 71 हो जाएंगे क्योंकि वो 68 पे एक पॉइंट उनको मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट मिलेगा। और गोल डिफरेंस जो है +50 समथिंग जो है +53 है बायर्न म्यूनिख का। अच्छा। और अगर डॉर्टमंड का देखा जाए तो उनका 30s में है, 30s में 39 है उनका, +39 है और बायर्न म्यूनिख का +53 है। तो गोल डिफरेंस की वजह से बायर्न म्यूनिख टाइटल बन जाएगी। ओके, लेकिन ऐसा ना हो ना कि डॉर्टमंड 6-7 गोल कर दे और माइंस भी 6-7 गोल्स कर दे तो वो फिर नहीं, अगर 7 गोल माइंस ने कर लिए तो फिर तो खत्म हो गया ना, गोल वो कैंसिल आउट हो गए। तो मतलब वो फिर अच्छा, उसमें जो जीतने वाले गोल डिफरेंस तो आपका प्लस और माइनस से होता है। ठीक है, जितने आपने जीतने के लिए किए हैं उसको प्लस किया जाता है। हाँ, और जो आपके अगेंस्ट हुए वो उन टैली से माइनस होता है। चलें, ये बिल्कुल ये वाकई जंग की सूरत हाल है इस वक्त जर्मन बुंडेसलीगा में। और ये वाहिद वो लीग है जो कि इस वक्त इस सिचुएशन में बाकी लीग्स में डिसाइड हो चुका है ऑलमोस्ट कि कौन कहाँ पे जाएगा, कौन जीत चुका है टाइटल। लेकिन ये मैच इतना एक्साइटिंग होने वाला है और शायकीन फुटबॉल के लिए जो है वो उनकी आंखें लगी हुई हैं इस मैच में, दोनों मैचेस पे, कि कौन सी टीम जो है वो बनेगी टाइटल विनर। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। चले प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ट्वीट्स की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी खबरें हमारे पास आई हैं और क्या हो रहा है अभी, ये आपके सामने है। पहली, आफ्टर 4 मैनेजर्स, 600 million euros transfer spends and the club sitting in the 12th place in the Premier League, Todd Boehly is set to step back from responsibilities at Chelsea. देर आए तो मगर दुरुस्त आए थे, अभी भी बहुत जल्द, मतलब देर नहीं कर दी ज़्यादा ही नहीं। एक्चुअली में उनको अब आइडिया हो चुका होगा कि ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि प्लेयर्स को जाके बातें कहे और समझाए कि अच्छा खेलो, ये वो ड्रेसिंग रूम में इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होना। और बहुत ज़्यादा एकदम से स्पेंडिंग से, बड़े प्लेयर्स खरीदने से भी कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन कर तो यही रहे थे। गैलेक्टिको पॉलिसी भी हमने देखी, जो जिडान, फीगो, रोनाल्डो, सारे स्टार्स को, बैकम को इकट्ठा करके था, बिल्कुल फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग हो गए थे लेकिन टाइटल्स नहीं जितवा पाए। तो टॉड बोली ने भी जो है अभी स्टेप बैक कर दिया और ये क्लब के लिए भी और उनकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी बेहतर है। चलें, लेट्स सी अब चेल्सी जो है वो क्या उसका फ्यूचर होता है और अब कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, मोहम्मद सलाह थोड़े से नाराज़ हैं। I am totally devastated that there is absolutely no excuse for this. We had everything we need to make it to next year's Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry, but it's too soon for an uplifting
और ऑप्टिमिस्टिक पोस्ट, वी लेट यू एंड आवरसेल्व्स डाउन। जी आप जी बिल्कुल, इन्होंने अपने फैंस को एक तरह से सॉरी कहा है साला ने, और कहा है कि हमारी टीम इससे काफ़ी बेहतर है। यूरोपा लीग में खेलना 2017 के बाद ये पहली बार चैंपियंस लीग। यही तो हम भी अपने शोज में कहते हैं कि लिवरपूल की टीम बहुत बेहतर टीम है अफरीदी, और अब ये इन्होंने एडमिट भी कर लिया। फैंस मान जाएंगे? ऑब्वियसली फैंस उदास तो होंगे कि उनका क्लब एकदम से जो 3 साल मुसलसल उन्होंने यूरोप को डोमिनेट किया और चैंपियंस लीग के फाइनल्स में भी पहुंचे, जीते भी, प्रीमियर लीग भी जीता, सब कुछ करने के बाद एकदम से स्लाइड, वो एकदम से वो एक चीज आती है और आपको नीचे धकेल देती है। अच्छा, इस सीजन में भी कुछ बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी और लग रहा था कि लिवरपूल जो है वो आखिरी मोमेंट्स में भी, पता हम कह रहे थे कि शायद वो हैंग कर रही है तो शायद चौथी पोजीशन में चली जाए, बट चलें, ये वैसे एज अ प्लेयर एक अच्छी पोस्ट है ताकि फैंस के साथ आप जो है वो अपने इमोशंस बांटते हैं और उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं अपनी इस हार के ऊपर। नेक्स्ट सीज़न देखते हैं लिवरपूल कैसा परफॉर्म करती है, और प्लेयर्स भी काफ़ी जाएंगे, काफ़ी नए आएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है बाइंग पोजीशन और Lucas Hernandez not change despite PSG approach. The plan is to extend the contract and keep Lucas as part of the team next season. All parties involved waiting for Lucas' final decision on new deal, almost done and agreed since February. Afridi, ये लुकास के बारे में क्या खबर है जी? लुकास हर्नांडेज जो है डॉर्टमुंड बायर्न म्यूनिख के काफ़ी स्टार डिफेंडर हैं और फ्रांस के भी 2018 के चैंपियन खिलाड़ी हैं। इंजरीज़ का इस सीज़न काफ़ी इनको सामना करना पड़ा है और उस वजह से वो 2022 के वर्ल्ड कप में भी उस तरह से शमूलियत इनकी नहीं रही। तो अभी इनका फ्यूचर जो था वो हैंग कर रहा था इन द मिडल। PSG बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था इनको लेने की, लेकिन इनका मेरे ख्याल मतलब जो रूमर्स आए हैं और जो इनके कैंप से एजेंट से खबरें आई हैं कि ये पर्सनली भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं, बायर्न में रहना चाहते हैं और बायर्न भी चाहता है इनको रखना। तो अब देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या आता है, लेकिन अभी तक खबरें यही आ रही है कि ये बायर्न में ही रहेंगे। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट अर्लिंग हालैंड के बारे में है। अर्लिंग हालैंड हैज बीन नेम्ड द FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर, अनदर ट्रॉफी। अर्लिंग हालैंड अफरीदी काफ़ी एजाज़ात अपने नाम कर लें इतने बड़ी सी जिसामत के साथ और इतनी छोटी सी उम्र के साथ। जी बिल्कुल, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये आप देखेंगे 1 साल अभी इनको मैनचेस्टर सिटी बड़े क्लब में इनको 1 साल भी नहीं हुआ पूरा। अच्छा, इससे पहले ये भी जर्मन बुंडेसलीगा में नजर आते थे, डॉर्टमुंड के स्टार खिलाड़ी थे। एग्जैक्टली, और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्मेंसेज जो है इनकी तरफ से देखने को मिली। और आपको लगता है अब ये ट्रॉफीज का सिलसिला अर्लिंग हालैंड के लिए जारी है, लेकिन इनको थोड़ा सा अपनी वो असिस्ट वाली स्किल पे काम करना पड़ेगा। नहीं, असिस्ट मींस कि वो जो इनको मिल जाते हैं गोल्स, तो खुद भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी इनको, लाइक बड़ा स्टार बनने के लिए। अगर इनका जायजा लिया जाए पिछले सीजन्स की निस्बत डॉर्टमुंड में जो खेलते थे उधर तो इनकी इतनी नहीं होती थी। अब जैसे गार्डियोला ने बहुत इंप्रूव कर दिया। रोनाल्डो और मेसी हैं, मतलब हर हाने को वो टिक करते हैं। इनका अभी भी उस कैलिबर, इवन किलियन एम्बापे तो अभी कम उम्र के हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन दोनों का किया जाए, रिकॉर्ड शायद इनके ज़्यादा हो, लेकिन एम्बापे की वो जो स्किल्स हैं गोल बनाने की और गोल तक लेके जाने की, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। उसका वजह ये भी है कि वो अफ्रीकन उस जो है वो रीजन से भी हैं, तो शायद ये भी वजह है। तो इस चीज़ में शायद इनको भी काम अभी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी तो इनका शुरुआत ही है कैरियर की, और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सबसे इम्प्रूवमेंट रहेगी और बहुत सारी और चीज़ें पेप गार्डियोला के अंडर ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे लेकिन इनको जो बेसिक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा वो इंजरीज़ का है, क्योंकि जितनी इनकी हाइट है और जिस तरह की जिसामत है, इस तरह की जिसामत और हाइट के साथ आपको बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं, तो लॉन्ग करियर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इस तरह की फिजिक के साथ, तो उस पर काफ़ी इनको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? और बड़ी ज़बरदस्त ये ट्वीट है, और ये है स्पेनिश ला लीगा से रिलेटेड। यहाँ पर ला लीगा विल नॉट हैव गोल लाइन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट सीजन बिकॉज द लीग एंड प्रेसिडेंट जेवी टेबस डू नॉट वांट टू पे द 3 मिलियन फी। अफरीदी, गोल लाइन टेक्नोलॉजी क्या होता है, हमारे थोड़ा व्यूवर्स को समझाएं, और ये अच्छा डिसीजन है ला लीगा का पैसे बचाने का? ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग खबर है और एक एम्बैरेसिंग है कि आप मतलब दुनिया की 3 मिलियन के पीछे आप एक बहुत ही अहम और एसेंशियल जो चीज़ है आप उसको मिस कर रहे हैं। गोल लाइन टेक्नोलॉजी ये होती है कि वो जो हमने फ्रैंक लैम्पार्ड वाला पैकेज भी किया था कि जब बॉल ऊपर बार को लग के आती है या किसी भी तरह गोल के अंदर जाती है,
तो जो लाइन को बॉल ने पूरा क्रॉस करना होता है, तभी गोल काउंट होता है। अगर होगी तो वो थोड़ा सा भी अगर मतलब लाइन, अब जैसे जापान वाला वर्ल्ड कप में सिचुएशन थी, वो मोस्टली बेर आंखों से ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि वो आउट हो चुका है लाइन से बाहर, लेकिन उसका बिल्कुल माइन्यूट सा पार्ट जो था वो लाइन को टच कर रहा था। टेक्नोलॉजी की वजह से ही पता चला, वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही पता चलता है। और अंपायर ने घड़ी पहनी होती है, उसको वहां पे वाइब्रेशन आती है कि गोल हुआ है या गोल नहीं हुआ, आउट बॉल हुआ या नहीं हुआ, सेंसर की वजह से। और यहाँ पे जो है वो शायद जावियर ने सोचा हो कि ला लीगा में तो हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना ही नहीं करना पड़ता, तो चलो क्या पैसे जाया करने। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने इनको फीचर भी किया था। जी हाँ, सैम कर बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द FWA वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड बैक टू बैक। और अफरीदी सैम कर के बारे में हमने फीचर भी इनको किया था, पैकेज भी चलाया था कि बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और अब अवार्ड भी फीमेल में उन्होंने जीत लिया है। अर्लिंग हालैंड उधर जीते हैं, इधर ये जीती है। जी बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा एसेट है। इस वर्ल्ड कप में उम्मीद है कि ये अपनी कंट्री के लिए भी उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाए जो ये चेल्सी के लिए देती आ रही है। एग्जैक्टली, बहुत ही ज़बरदस्त ये कुछ ट्वीट्स, खबरें आपके साथ हमने शेयर की हैं और कुछ पैकेजेस भी। और अब क्या हालात होंगे जर्मन बुंडेसलीगा के, वो हम आपको मंडे को बताएंगे। कौन टाइटल जीता है, कौन हारा है और कैसे जीता और कैसे हारा, उसके साथ साथ कुछ और ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट हैपनिंग्स होंगी हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।